इस बार जैसा कि शांतनु जी ने कहा, इजाबेल हेपर्न जो कि फ्रांस की थिएटर और फिल्म की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने जो मैसेज लिखा है उसमें हम शांतनु जी कह सकते हैं एक इंक्लूसिवनेस की बात की है और भारतीय थिएटर खासतौर पे कथकली का जिक्र किया उन्होंने। हाँ, एक तो उन्होंने कहा कि मैं अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पेरिस शहर में रहता हूँ, क्योंकि इस शहर में रहकर भी मैं नो, बुनराकू, कथकली सभी चीज देख सकता हूँ। और एक बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने कि मैंने जितने सारे रोल किए, फेद्रा किए या ब्लांश दुबुआ किए, या जितने सारे रोल किए उस सब रोल के जरिए, और मैं सिर्फ एक फ्रांस की, पेरिस की नहीं रह गई, मैं खुद ही एक जर्मन भी हूँ, एक ऑस्ट्रियन भी हूँ, एक कोरियन भी हूँ, एक ब्राजीलियन भी हूँ। अगर सही मायने में कहीं ट्रू ग्लोबलाइजेशन है, जहां एक ही शरीर के अंदर मैं पूरे विश्व का धारण कर सकता हूँ, तो वो थिएटर है। Absolutely. और वो मेरी एक्टिंग है। Absolutely. Theater unites and it's really... थिएटर यूनाइट्स, रंगमंच एकजुट करता है। दूरदर्शन टीवी द्वारा प्रसारित किए गए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डीन शांतनु बोस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक फ्रांसीसी अभिनेत्री इसाबेल हुपर्ट के द्वारा वर्ल्ड थिएटर डे पर दिए गए संदेश के बारे में बात कर रहे हैं। हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने 1961 में दुनिया भर में रंगमंच के महत्व के कारण की। जैसा कि हम जानते हैं कि रंगमंच ललित कलाओं, फाइन आर्ट्स के विभिन्न रूपों का एक संयोजन है। थिएटर शब्द की उत्पत्ति लगभग 5000 साल पहले प्राचीन ग्रीस में हुई थी, जिसका अर्थ देखने की एक जगह से है। इनफैक्ट रंगमंच के इतिहास एवं शुरुआत का पता 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगाया जा सकता है, जहां प्राचीन यूनानियों ने सबसे पहले नाटकीय प्रस्तुति दी थी। As far as I know, we have heard from regular books that it started in Greece, but I happen to know from the books and conversations of Mr. Alain Danielou, a Frenchman who was living in Benares for 32 years and studied our culture in depth, and he has written several books. One of them is called The Ragas of North India, in which he, without any qualification, he says the Greeks themselves have put down in writing that we learned music and dance from India. Now, as we know, music and dance and natyam and Geetam Vadyam Tatha Nrityam, all this is one thing together. And in our definition of music, these three things are included, and in the Greek definition also these three things are included, and therefore we can rightly say the natak or the drama began in India without any doubt. Yes. आज विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में हम भारत में रंगमंच के विकास, भूमिका व महत्व पर बात करेंगे। भारत में रंगमंच की उत्पत्ति की प्रेरणा ऋग्वेद में लिखित संवादों से मानी जाती है, जिन्हें संस्कृत नाटकों का मूल कहा जा सकता है। इन संवादों में यम यमी संवाद, पुरूरवा उर्वशी संवाद, सारमा पणि संवाद, इंद्र इंद्राणी व वृषा कपि संवाद, इंद्र मरुत संवाद, विश्वामित्र नदी संवाद तथा अगस्त एवं उनकी पत्नी लोपामुद्रा का संवाद प्रमुख है। इन्हीं वैदिक संवादों से प्रेरणा लेकर नाटकों की रचना हुई। भारत में रंगमंच का आरंभ भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र ग्रंथ की उत्पत्ति के साथ हुआ। भरत मुनि द्वारा इस ग्रंथ में रस व भाव, दो तत्वों का समावेश मिलता है, जहां एक ओर रस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर भाव, भावना व मनोदशा यानी इमोशंस को संदर्भित करता है। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि द्वारा 8 रस और 48 भावों का वर्णन किया गया है, जिसमें 8 स्थायी भाव 8 रसों को जन्म देते हैं। उन्होंने अपने काव्य में मुख्यतः 8 रसों का वर्णन किया है, परंतु विद्वानों का मानना है कि उन्होंने शांत नामक नवे रस को भी स्वीकृति दी है। इन्हीं 9 रसों को नवरस की संज्ञा दी गई है। प्राचीन काल में संस्कृत के कई नाटककार हुए हैं जिन्होंने इस नाट्य कला को आगे बढ़ाया। अश्व घोष द्वारा लिखित सारीपुत्र प्रकरणम, भास द्वारा लिखित स्वप्न वासवदत्ता, शूद्रक द्वारा लिखित मृक्षकटिकम, कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञान शाकुंतलम, भवभूति द्वारा लिखित उत्तर रामचरितम महावीर चरितम, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, हर्षवर्धन द्वारा लिखित रत्नावली प्रमुख संस्कृत नाटककार एवं नाटक हैं।
मध्यकाल के कलाकारों का सीधा संबंध भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं से रहा था, जिन्होंने इस समय के रंगमंच को प्रभावित किया है। मध्यकालीन भारत में रंगमंच की प्रथा मुख्यतः मौखिक परंपराओं पर आधारित थी। रासलीला, रामलीला, भांड, नौटंकी और बांग जैसे गीत, नृत्य, गायन आधारित नाटक मध्यकालीन भारत में नाटक के पैटर्न पर शासन करते थे। We had the Yakshagana in Karnataka. The Ram Leela in the north. The Jatra in Bengal. The Krishnattam in Kerala. And the Tamasha in Maharashtra. हालांकि इस समय में संस्कृत नाटकों की प्रासंगिकता कम हो गई थी, जिसका कारण विदेशी आक्रमणकारी संस्कृतियों का भारत में आना था। चूँकि वो संस्कृत नहीं समझते थे, इसलिए इस काल में धीरे धीरे संस्कृत नाटकों को उतने उच्च स्थान पर नहीं रखा गया। साथ ही मुगल काल में रंगमंच को इतना सम्मान नहीं दिया गया, जिसके कारण मुगल काल के दौरान भारतीय परंपरा की अभिनय शालाओं का सर्वथा लोप हो गया, परंतु लोक कला के माध्यम से भारतीय थिएटर कला जीवित रही। Despite Bharat's clear concept of stagecraft, our ancient Sanskrit theatre inevitably went through its phase of decadence. All the foreign invasions of the country, political turmoil, and changing conditions in every sphere of life must have been responsible for the end of royal patronage. जब ब्रिटिश भारतीय सांस्कृतिक क्षेत्र में आए तो उन्होंने पारंपरिक भारतीय रंगमंच के विभिन्न रूपों को अनदेखा किया और अपनी शैलियां थोप दी। भारत में व्यावसायिक रंगमंच का उदय भी इसी समय से माना जाता है। इसे पारसी रंगमंच से इंस्पायर्ड कहा गया है, जिसकी स्थापना भारत में 19वीं शताब्दी में हुई। बम्बई में 1853 ईस्वी में पहले पारसियों ने नाटक करने की शुरुआत की। पेस्तनजी धनजी भाई मास्टर ने इसके लिए एक क्लब की स्थापना की और इसका नाम रखा गया पारसी नाटक मंडली। इसके मार्गदर्शन के लिए एक क्लब बनाया गया जिसमें प्रोफेसर दादा भाई नेरोजी का नाम उल्लेखनीय है। यह मंडली 1867 में बंद हो गई थी। इसके अतिरिक्त इस समय के दौरान बहुत सी नाटक मंडलियों का नाम सामने आता है। अमेच्योर्स ड्रामेटिक क्लब, पारसी स्टेज प्लेयर्स, जेंटलमैन अमेच्योर्स, ओरिएंटल नाटक मंडली, पर्शियन नाटक मंडली, हिंदी नाटक मंडली, विक्टोरिया नाटक मंडली, विष्णुदास भावे की नाटक मंडली AKA हिंदू थिएटर, कोंकण की नाटक मंडली, झोरोस्ट्रियन थिएट्रिकल क्लब, पारसी एल्फिंस्टन ड्रामेटिक क्लब आदि 19वीं शताब्दी के प्रमुख नाटक मंडलियों में से रहीं। 20वीं शताब्दी में राम महल नाटक मंडली, कोरोनेशन नाटक कंपनी, दी पारसी थिएट्रिकल कंपनी, न्यू अल्बर्ट आदि प्रमुख नाटक मंडलियां रहीं। कुछ रंगमंचों में पश्चिमी विचारधाराओं का समावेश बाद में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के उफान का कारण भी बना, क्योंकि राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी विचारधाराओं को नकारने और भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य को आगे लाने की बात कर रहे थे। यहीं से भारतीय लोक रंगमंच संघ का 1943 में उद्गम हुआ, जिसने रंगमंच के वर्तमान स्वरूप में इंडियन वैल्यूज को पुनर्जीवित किया। 20वीं शताब्दी के 5वें दशक से भारतीय रंगमंच में गतिशीलता आई। हिंदी रंगमंच इसके केंद्र में था। इसमें एक तरफ राज्य ने संगीत नाटक अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे संस्थानों की स्थापना करके राष्ट्रीय रंगमंच की स्थापना की पहल की, वहीं स्वतंत्र रूप से नाटककारों, निर्देशकों और अभिनेताओं का आगमन हुआ, जिन्होंने रंगमंच को गति दी। आज़ादी के बाद से 90 के दशक तक हिंदी में रंगमंच की कई वैचारिक धाराएं और प्रवृत्तियां रही हैं। संस्कृत नाटकों की भी आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुति हिंदी रंगमंच पर हुई। नुक्कड़ नाटकों की भी अच्छी परंपरा रही। इसमें कहानी सुनने और देखने का अनुभव एक साथ होता था। विषय की दृष्टि से भी हिंदी रंगमंच पर पर्याप्त विविधता है। इसमें एक तरफ मिथ और इतिहास के साथ आधुनिक मनुष्य की समस्याओं को मंच पर उतारा गया, साथ ही आज़ादी के बाद के राष्ट्रीय आत्म की खोज की रंगमंचीय पहल भी हुई। महाभारत और पौराणिक स्रोत से लिखे नाटक बने। दूसरी तरफ मध्यवर्गीय जीवन भी यथार्थवादी रंगमंच के जरिए प्रस्तुत हुआ।
परंतु वर्तमान में रंगमंच का स्थान आधुनिक सिनेमा ने ले लिया है, जिसके कारण रंगमंच कहीं खोता जा रहा है, जिसके लिए सरकार को एवं कला साहित्य से जुड़ी संस्थानों को कुछ ड्रास्टिक मेजर्स अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही हमें भी रंगमंच के रंगों को देखना एवं सराहना चाहिए। साथ ही वर्तमान सिनेमा में भी प्रोडक्शन कंपनीज एक एडवाइजरी कमेटी बनाकर थिएटर की विश्वसनीयता और आकर्षण को विवेकपूर्ण तरीके से बढ़ा सकती हैं, जिनका उदाहरण हमें कॉलोनियल युग के रंगमंच में देखने को मिलता है। इसके साथ ही आप स्वयं से सवाल पूछें कि क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी रंगमंच पर कोई नाटक देखा है? यदि हमें इस परंपरा और कला के वैभव को बचाना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी।